आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण स्थान के बारे में। और अक्सर लोग वर्ण को देख के कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण क्या होगा, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद जब ये आप अच्छा तरह से देखते हैं तो आपको कोई भी वर्ण का उच्चारण स्थान बताने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहे और ध्यान थोड़ा इस पे दे कि कैसे उच्चारण स्थान बताया जाता है। सबसे पहले उच्चारण स्थान होता क्या है? तो उच्चारण स्थान का परिभाषा, उच्चारण स्थान का परिभाषा तो कोई भी वर्ण जो होता है मुख के ही भाग से बोला जाता है। तो मुख के किस किस भागों से वर्ण का उच्चारण होता है पहले उसको जानना चाहिए। यानी कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसका उच्चारण स्थान वही होता है। तो देखिए यहां होगा इसका परिभाषा, मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ जिस वर्ण का उच्चारण मुख के जिस भाग से होता है उसको उच्चारण स्थान बोला जाता है। तो मुख के कौन सा भाग होता है? और सभी लोगों के पास मुख है क्या? सब तो अपने मुख से ही बोलते हैं, लेकिन देखिए कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि उच्चारण स्थान होगा क्या। तो ध्यान दीजिए इधर मुख्य उच्चारण स्थान कितना है? तो उच्चारण स्थान यानी कि मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। अब मुख्य उच्चारण स्थान जो है ना, मुख्य उच्चारण स्थान 6 है। मुख्य उच्चारण स्थान 6 है। कौन कौन है? तो पहला देखिए, पहला को बोला जाता है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ और छठा जो होता है वह नासिका होता है। नासिका यही मुख्य उच्चारण स्थान है। और एक्स्ट्रा 3 बनता है जो दूगों के मिलने से बनता है, तो वह लेकर 9 उच्चारण स्थान हुआ। तो आइए देखते हैं, पहले 6 पर काम करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले यहां प्रतिबिंब बनाए हैं। वैसे तो प्रतिबिंब बनाने आता नहीं हमको, लेकिन कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने का। चलिए अब यहां देखिए ये जीभ का है, ये मुख का भाग हो गया। और यहां तो ये तो जानते हैं, यहां का भाग जो होता है वह क्या कहलाता है? तो यहां का भाग कंठ कहलाता है। क्या कहलाता है? कंठ। और जीभ के जो नीचे का भाग होता है, जीभ के नीचे के भाग को ही तालु बोला जाता है। जीभ के नीचे के भाग को क्या बोला जाता है? तालु। और जीभ के जो ऊपर का भाग होता है, ऊपर का भाग, उस भाग को बोला जाता है मूर्धा। उस भाग को क्या बोला जाता है? मूर्धा। और ओठ तो सभी लोग जानते ही है, इसको ओष्ठ बोला जाता है। और इसी में यानी कि आपको दांत भी होता है, जो दांत भी सभी लोग जानते हैं, यानी कि दांत। और ये नाक हुआ, नाक को नासिका बोलते हैं, नासिका।
अब देखिए जितना भी वर्ण उच्चारण जो होता है ना, बिल्कुल इतना ही से साउंड बनता है, यानी कि ध्वनि जो होता है जिस भी वर्ण का हो यहीं से उसका आवाज बनता है और इसी से आवाज निकलता है। तो आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि किस वर्ण का ध्वनि कहाँ से बन रहा है। अगर ये आपको आ गया तो समझिए उच्चारण स्थान आपको एकदम खत्म, कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और लाइफ में कभी भी नहीं भूलिएगा। अगर इसको गौर से देखते हैं तो वीडियो में बने रहे। अब देखिए जिसका साउंड डायरेक्ट यहां से निकले उसको कंठ, यानी ये कंठ हुआ, कंठ से हुआ। उसके बाद जीभ के नीचे वाला भाग को क्या बोला जाता है? तालु। और जीभ के ऊपर वाला भाग होता है उसको मूर्धा बोला जाता है। और ओठ सभी लोग जानते हैं, दांत भी सभी लोग जानते हैं, और नाक से कुछ ऐसा वर्ण होता है या अक्षर होता है या शब्द बन जाता है तो उसको हल्का नाक से ध्वनि आता है, जैसे ऊंट, ऊंचा, बांस, बांसुरी, इस तरह से कुछ होता है। और अनुस्वार जैसे बोलते हैं तो ये सब कुछ आता है जिसको नाक से हल्का ध्वनि आता है, नाक से। तो ये हुआ। तो ये मुख के इतना ही भाग से वर्णों का उच्चारण होता है। ये आप लोग माइंड में बैठा लीजिए। और ये तो सभी लोगों के पास है क्या? नहीं तो ना की तो संभावना ही नहीं है, बस समझे। अब देखिए इसमें जिसका आवाज कंठ से डायरेक्ट निकले उसको कंठ वर्ण कहेंगे। और जिस वर्ण का उच्चारण करेंगे जीभ अगर नीचे टच हो जाए तालु में, नीचे वाला भाग में, जैसे ई, च, छ, तो देखिएगा कि जीभ नीचे की ओर, नीचे वाला भाग में टच करता है तो उसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। और जिस वर्ण को बोलेंगे अगर जीभ ऊपर टच करे, जैसे ट, ठ, ड, जीभ ऊपर की ओर टच कर रहा है तो ऊपर जहां टच करे तो इसका मतलब ये मूर्धा में होगा तो मूर्धा हो जाएगा। और जिसका उच्चारण अगर दांत में सटे जीभ, जैसे त, थ, द, ध, तो देख रहे हैं ऐसे बोलिएगा तो जीभ कहां टच करता है? दांत में टच करता है तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। और बोलेंगे और दोनों ओष्ठ के सटने से, जैसे उ, प, फ, ब, तो देख रहे हैं अगर जिसके पास क्या ओठ नहीं होगा तो वह प, फ, ब बोल सकता है? नहीं, प, फ, ब के साउंड नहीं बनेगा। तो इसीलिए जिसका उच्चारण जैसा, मतलब जिस वर्ण का उच्चारण दोनों ओठ के सटने से होता है तो उसको ओष्ठ वर्ण करेंगे। और कुछ ऐसा है वर्ण जिसका नाक से उच्चारण होता है, जैसे पांचवा वर्ण आ गया अंग, य, न, न, म, यानी कि जितना भी वर्ण है क, ख, ग, अंग, च, च, य, ट, ठ, र, न, त, थ, न, तो अंग, य, न, न, म का उच्चारण स्थान नासिका होता है। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग, चंद्रबिंदु, ये सब जो आता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो ये तो आप इस तरह से समझे। और आइए इसको अब डिटेल में पढ़ाते हैं एक एक करके। देखिए वीडियो में आप बने रहे और बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। पहला है कंठ वर्ण। कंठ वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठ वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है तो जो बताने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे अ, आ, क वर्ग, तो क वर्ग का मतलब हुआ क्या? तो क वर्ग का मतलब हुआ क, ख, ग, घ, अंग, यानी क वर्ग में ये पूरा परिवार में एक वर्ग बनता है जो क, ख, ग, घ, अंग कहलाता है। तो वही आ, क वर्ग, क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग, ह और विसर्ग, यानी क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। इसे कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ वर्ण कहते हैं। तो आपको याद कैसे करना है? आ का वर्ग, ह और विसर्ग। आ का वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आ का वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है।
अगर इस तरह से आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, या आपको पहले बता चुका है फिगर के माध्यम से कि जिसका साउंड डायरेक्ट कंठ से निकले उसे क्या कहते हैं, कंठवर्ण कहते हैं। चलिए पहला हुआ। दूसरा देखते हैं तालु, यानी कि तालाब्य। तालाब्य वर्ण, तालाब्य वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है। देखिए यहां तो जीभ का काम होता है, जीभ तो सटेगा ही, क्योंकि सिर्फ कंठवर्ण में जीभ नहीं सटता है। उसके बाद जितना भी उच्चारण स्थान है, कंठ और नासिका ये दो में जीभ का काम नहीं होता है, ये जीभ नहीं सटता है। बाकी जितना भी उच्चारण स्थान है सब में जीभ का स्पर्श होता है, क्योंकि जीभ नहीं रहेगा तो कोई साउंड ही नहीं बनेगा। तो जिस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है उसे तालाब्य वर्ण कहते हैं। अब देखिए जैसे में, आप देखिए जैसे में क्या क्या है, ई च वर्ग, ई च वर्ग, य और तालाब्य स का उच्चारण तालु से होता है, इसे तालाब्य वर्ण कहते हैं, इसे तालाब्य वर्ण कहते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु ये संस्कृत का फॉर्मूला है, क्योंकि संस्कृत का भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, लिंक में पूरा दिया होगा, और इस पे वीडियो बहुत सारा बन चुका है, और बहुत ही एक एक पॉइंट पे आपको डिस्कस करके पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप लोग जुड़े रहें। देखिए संस्कृत का फार्मूला होता है ईचू यसानाम तालु, या इसका मतलब हुआ ई च वर्ग। तो च वर्ग का मतलब क्या हुआ? च छ ज झ य, ये पूरा परिवार हुआ च वर्ग। तो ईचू यसानाम तालु यानी ई च वर्ग य और तालाब्य स, ई च वर्ग य और तालाब्य स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो 2-4 बार बस बोलना है, ई च वर्ग य और तालाब्य स, ई च वर्ग य और तालाब्य स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, इसे तालाब्य वर्ण बोला जाता है। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। चलिए देखते हैं मूर्धन्य वर्ण किसे कहते हैं। तो जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे किसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण। तो मूर्धा किसको कहते हैं? जीभ के ऊपर वाले भाग को मूर्धा कहते हैं। तो ऐसा वर्ण जिसको उच्चारण करेंगे और जीभ ऊपर वाला भाग में टच करे, ऊपर वाला में सटे, तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। जैसे में देखिए, जैसे में कौन कौन वर्ण हो सकता है? री, री बोल के देखिए, री ऊपर वाला में टच करता है, री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसका संस्कृत में क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है? रीटू रसानाम मूर्धा, रीटू रसानाम मूर्धा, री ट वर्ग र और मूर्धन्य स, री ट वर्ग र और मूर्धन्य स, री ट वर्ग र और मूर्धन्य स। इसका उच्चारण क्या होता है? मूर्धा होता है। ऐसे भी आप बोल के देखिएगा। अगर जीभ मूर्धा, ऊपर जीभ के ऊपर वाले भाग को मूर्धा कहते हैं, अगर वहां जीभ टच करे तो उच्चारण स्थान उसका क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा।
अगला है दंत, दंत वर्ण, दंत वर्ण। अब देखिए दंत वर्ण कैसे कहते हैं, तो जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण दांत से होता है उसे दंत वर्ण कहते हैं। देखिए जीभ तो टच करेगा ही, क्योंकि जीभ नहीं है तो कोई वर्ण आप बोल ही नहीं सकते। जिसके पास जीभ नहीं है क्या वह बोल सकता है, वह तो गूंगा होगा, वो कोई भी शब्द आवाज निकाल ही नहीं सकता है, समझे। तो जीभ तो हर एक वर्ण में आपको टच करेगा ही, तो जीभ का तो टच होगा ही, जहां टच होगा। जैसे जिस वर्ण का उच्चारण दंत से होता है उसे दंत वर्ण कहते हैं, यानी कि दांत से होता है, तो जीभ जाके टच करता है दांत में, इसीलिए उच्चारण दांत और जीभ दोनों के स्पर्श से बोला जाता है, समझे। तो इसको शॉर्टकट में लिख दिए, जिस वर्ण का उच्चारण दांत से होता है उसे दंत वर्ण कहते हैं। कौन कौन है, तो चलिए ध्यान से देखिए, इसको लड़ी ता वर्ण, ल और दंती स का उच्चारण दांत से होता है उसे दंत वर्ण कहते हैं, उसे दंत वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जिस वर्ण का उच्चारण दंत से होता है, यानी जीभ और दांत के स्पर्श से होता है, उसे दंत वर्ण कहते हैं। इसको संस्कृत में फॉर्मूला होता है लिटू लसानाम दंता, लिटू लसानाम दंता, यानी कि लिड़ी का वर्ग ल और दंती सा, लिड़ी का वर्ग ल और दंती सा का उच्चारण स्थान दांत होता है, इसे दंत वर्ण बोला जाता है। तवर्ग का मतलब, तवर्ग का मतलब हुआ त थ द ध न, तवर्ग का मतलब त थ द न। देखिए पवर्ग सबसे पहला, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इस सब में 5-5 अक्षर होता है, इसीलिए वर्ग अगर पूछा जाए वर्ग वाले कितना है तो क से लेके म तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होता है, तो ये होता है। चलिए आगे देखते हैं फिर। देखिए ओष्ठ वर्ण किसे कहते हैं, तो ओष्ठ मतलब ओठ के स्पर्श से, जिस वर्ण का उच्चारण ओठ के स्पर्श से होता है उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण दोनों ओठों के परस्पर सटने से होता है उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं, उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण दोनों ओठ के स्पर्श से होता है उसे क्या कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अगर ओष्ठ नहीं होता तो कुछ ऐसा वर्ण है जो हम नहीं बोल सकते हैं, जैसे देखिए उ उह प वर्ग, उ उह प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ओष्ठ है, इसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसका संस्कृत में क्या होता है, उपपदवानीय नाम ओष्ठ, उपपदवानीय नाम ओष्ठ, यानी उ उह प वर्ग, प वर्ग का मतलब हुआ प फ ब भ म, यानी उ उह प फ ब भ म। ऐसे भी आप बोल के देखिए, बोल के देखिए कहाँ से इसका उच्चारण हो रहा है, ओठ से, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। चलिए आइए देखिए अगला, अनुनासिका वर्ण, अनुनासिका वर्ण। अब देखिए अनुनासिका किसे कहते हैं, अनुनासिका किसे कहते हैं, यानी कि नासिका को ही अनुनासिका
जिस वर्ण का उच्चारण जिस वर्ण के उच्चारण में नाक से हल्का ध्वनि निकाला जाता है उसे अनुनासिका वर्ण कहते हैं। उसे अनुनासिका वर्ण कहते हैं, या नासिका भी बोल सकते हैं, नासिका या अनुनासिका। तो कुछ ऐसा वर्ण है जिसको नाक से ही उच्चारण हल्का ध्वनि निकाला जाता है। जैसे में देख लीजिए, अंग, या, न, म, अंग, या, न, म, अनुस्वार, अनुस्वार, और चंद्र बिंदु का उच्चारण नाक से होता है, इसे अनुनासिका वर्ण कहते हैं। इसको संस्कृत में बोला जाता है यमंग ननानाम नासिका च, यमंग ननानाम नासिका च, यानी अंग, य, न, म अनुस्वार और चंद्रबिंदु, इसका उच्चारण स्थान नाक होता है। क्योंकि नाक से हल्का ध्वनि आता है इसीलिए इसको नासिका बोला जाता है। और इसमें आइए अब दो गो वर्ण को मिला के बनाया जाता है, उसको आज वीडियो में लगे रहिए, क्योंकि सारा का सारा आपको उच्चारण स्थान क्लियर कराया जाएगा। और हर एक एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, चाहे वह किसी भी लेवल का एग्जाम हो, 9th 10th हो, 10वीं का हो या 12वीं क्लास का हो, जिस क्लास का भी हो, इसमें कुछ कंपटीशन लेवल से भी रिलेटेड रहता है, उसमें भी उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। चलिए देखते हैं कंठ तालव्य वर्ण। तो जिस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों के सहायता से होता है उसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। यानी कुछ ऐसा वर्ण है जिसको कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। जैसे ए और ऐ, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। इसको संस्कृत में एदैतो कंठ तालु कहते हैं। एदैतो कंठ तालु यानी कंठ तालु दोनों के मिलने से इसका उच्चारण स्थान होता है, इसीलिए इसको एदैतो कंठ तालु कहते हैं। चलिए 8 नंबर। अब आइए देखते हैं कंठोष्ठ्य वर्ण। कंठोष्ठ्य वर्ण क्या होता है? तो जिस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है उसे कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों के परस पे होता है उसी को क्या कहते हैं? कंठोष्ठ्य वर्ण। जैसे ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, तो इस तरह से होता है। चलिए एक लास्ट है उसको भी देख लेते हैं।
अब देखिए दंतोष्ठ वर्ण एक लास्ट बच गया है, तो जिस वर्ण का उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है उसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। इसको संस्कृत में वकारस्य दंतोष्ठ बोला जाता है, यानी इसमें एक वर्ण आता है जिसको दंतोष्ठ कहते हैं, जैसे वह है। बस वह एक ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, एक ही वर्ण है। तो इस तरह से आपका उच्चारण स्थान पूरा कंप्लीट हुआ।